जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स 12th का एक नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था बेटा अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी एमसीक्यू थे वो। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपने इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए 18 में पूछा गया है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश पॉपुलेशन इनटू वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शन ए है वर्किंग, ऑप्शन बी है नॉन वर्किंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर है ऑप्शन ए वर्किंग। ऑप्शन ए दैट इज वर्किंग। ठीक है, देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है बेटा, व्हेन वी डिवाइड आवर वर्किंग पॉपुलेशन और वर्कफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशंस, कि भाई टोटल वर्कफोर्स के कितने परसेंट लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, कितने सेकेंडरी में और कितने टेरिटरी में, तो उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। बट इसमें हम केवल जो वर्कफोर्स है जो वर्किंग पीपल्स है उनको ही काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब यहीं पे बेटा आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है, पूछा गया है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्लान। ऑप्शन ए है अ प्लान इज हाउ द नेशंस रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड हैविंग सम जनरल गोल्स एंड अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। ऑप्शन बी अ प्लान इज a blueprint for infrastructure development. Option C, a plan is the government budget. D, a plan is the allocation of resources. तो यहां पे बेटा जो इसका ऑप्शन है उसमें भी जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, जिसमें लिखा गया है हाउ द नेशनल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड, हाउ the nation's resources can be used having some general goals, general goals and achieving specific objective, achieving specific objective within a specific period। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, कि भाई व्हाट इज इकोनॉमिक प्लान। देखो इकोनॉमिक प्लान में हम करते क्या है, इकोनॉमिक प्लान में हमारे गवर्नमेंट के बिहाफ पर, जैसे हमारे देश में पहले था प्लानिंग कमीशन और आज है नीति आयोग, वो ये डिसाइड करता है कि हमारी इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है कि पूरी इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाया जा सके, और उसके लिए वो प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक वेलफेयर और सोशल वेलफेयर। ठीक है, और हम उसमें टारगेट सेट करते हैं कि इस प्लान में हमें क्या टारगेट अचीव करना है। इसलिए बोला गया इकोनॉमिक प्लान इज अ प्लान इन विच हाउ द नेशनल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड हैविंग सम जनरल गोल्स, जनरल मतलब नॉर्मल इकोनॉमी के गोल्स, एंड अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा है व्हाट डज ग्रीन रेवोल्यूशंस इंप्लाई। ठीक है, ऑप्शन ए है डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन ग्रीन कवर और ऑप्शन डी है डिक्रीज इन ग्रीन कवर। ठीक है, तो यहां पे आई थिंक 19 का आंसर तो आप सबको पता होगा। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है,
सबको पता है फूड का मतलब फूड ग्रेन्स, ठीक है, सबको पता है ग्रीन, ग्रीन मतलब बिलोंग्स टू फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, मतलब इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फूड क्रॉप्स, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंक्रीज करना था प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तीन रेवोल्यूशन हम लोग स्टडी करते हैं बेटा 12th में। ग्रीन रेवोल्यूशन व्हिच बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, ठीक है, फिर आता है व्हाइट रेवोल्यूशन व्हिच बिलोंग्स टू डेयरी प्रोडक्ट्स, और फिर आता है गोल्डन रेवोल्यूशन व्हिच बिलोंग्स टू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, अब इसी में एक और ऑप्शन आपको दिया गया है जिसमें एजर्सन और रीजन दिया है बेटा। एजर्सन है गोल ऑफ इक्विटी वाज फुल्ली सर्व बाय अबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज, कि जो समता का अधिकार है, उद्देश्य है, सॉरी समता का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से अचीव कर लिया जब हमने इंटरमीडिएटरीज मतलब मध्यवर्तियों को, जमींदारों को खत्म कर दिया। रीजन दिया है द ग्रोथ ऑफ कंट्री कैन लीड टू इनकम इनइक्वालिटी एंड with more modernization unemployment with increasing leading to people living under poverty line। ठीक है, तो यहाँ पे वही चार ऑप्शन आपको दिए हैं, both assertion and reason is true, reason is the correct explanation, reason is not the correct explanation, assertion is true but reason is false, assertion is false but reason is true। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है बेटा, इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी assertion is false, assertion is false but reason is true। ठीक है, अब देखिए यहां पे assertion में क्या बोला गया है, गोल ऑफ इक्विटी वाज फुल्ली सर्व बाय अबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब ये इंटरमीडिएटरीज किसको बोले हैं, बोले जमींदारों को। ठीक है, और वो किस में आया था, वो एग्रीकल्चर में आया था, जिसका जो आपके गोल्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, और रीजन में दिया है ग्रोथ ऑफ कंट्री कैन लीड टू इनकम इक्विलिटी, कि जैसे जैसे इनकम ग्रोथ, सॉरी इकोनॉमी में ग्रोथ होगा तो उससे इनकम इक्विलिटी बढ़ेगा, एंड विद मोर मॉडर्नाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज लीडिंग टू पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन। और जैसे जैसे आप मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मॉडर्नाइजेशन होगी, ज्यादा ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और नंबर ऑफ पुअर पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन वो भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है assertion is false but reason is true, क्योंकि assertion पूरी तरह से गलत है। ठीक है, गोल ऑफ इक्विटी का इससे कोई लेना देना नहीं था इंटरमीडिएटरी से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इंडस्ट्री इज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। ऑप्शन ए एटॉमिक एनर्जी, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी मेडिसिन, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, दैट इज एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, आपको पता होगा कि जो तीन इंडस्ट्री थी वो पब्लिक सेक्टर ने अपने पास रखी। सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी आ गया बेटा, फिर रेलवे और उसके साथ साथ डिफेंस। ठीक है, ये तीन इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने या पब्लिक सेक्टर ने अपने पास रखी थी। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है, which of the following policies was adopted to increase the competitive position of Indian goods in the international market? Option A, export duties were removed. Option B, import licensing was abolished. Option C, the rate of corporate tax was reduced. Or option D, foreign institutional investors were allowed to invest in India. ठीक है, तो यहां पे बेटा जो करेक्ट आंसर है it will again your option A, your option A, that is export duties were removed। ठीक है, अब इसका रीजन भी समझ लीजिए। देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सी पॉलिसी अपनाए गवर्नमेंट कि भाई हमारी कंपेटिटिव पोजीशन बढ़ जाए इंडियन गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज है वो खत्म कर देगी।
जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी एंड वी कैन मेक कम्पीट विद फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये है एजर्सन्स और रीजन का। लिखा है इंडियन एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। रीजन दे रखा है ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड वर अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही ऑप्शंस है, बोथ एजर्सन और रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। फिर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स और एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे बेटा जो 22 है, ठीक है, उसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, दैट इज एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे ऐसा क्यों लिखा, ये आंसर क्यों आया, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये इसलिए आया क्योंकि लिखा है इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो किसी एक सेक्टर के ऊपर डेवलपमेंट या ग्रोथ का काम छोड़ सके, ठीक है। इसमें दोनों प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, ठीक है, वो दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो उनका मेन एम हो जाता है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बट इकोनॉमी लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे हम मिक्स मॉडल फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर एज वेल पब्लिक सेक्टर दोनों पाए जाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हम लोग दोनों एम अचीव कर रहे हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का भी और जीडीपी ग्रोथ का भी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर करेगा और सोशल वेलफेयर करेगा पब्लिक सेक्टर। तो दैट इज व्हाई बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो द मिक्स्ड मॉडल ऑफ ग्रोथ, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। बट इसका जो रीजन है, रीजन क्या है भाई, पूरे वर्ल्ड में सब कंट्री इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया था, क्योंकि बट इस वजह से किया था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इस तरीके के हैं कि दोनों सेक्टर्स को मिलके ही काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखिए अब इसमें भी एक ऑप्शन और दे रखा है, सिलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। आपको कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। फिर इसमें पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एज पर द गिवन डाटा हैज बीन इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बताना है बेटा बिटवीन 1951 एंड 2016-17, ठीक है। आपको करेक्ट ऑल्टरनेट बताना है। ऑप्शन ए है 915%, ऑप्शन बी है 1015%, ऑप्शन सी है 815% और ऑप्शन डी है 715%, ठीक है। तो आपको 1951 और 2016-17, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और वाले क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है बेटा वह आपका ऑप्शन ए, दैट इज 915%, ठीक है। अब ये कैसे आया ये समझिएगा। इन्होंने कहा भैया 1915 और 2016 और 17 के बेस पे आपको बताना है कितना आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा बेटा करंट ईयर वैल्यू माइनस बेस ईयर वैल्यू, ठीक है, अपॉन में प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू में 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट ईयर की वैल्यू दे रखी है पर कैपिटा की बेटा वो है 77659, बेस ईयर की दे रखी है बेटा जिसको हमें बेस मानना है 7659, यानी पहले हमारी ये था पर कैपिटा इनकम 7651 और अब हो गया 77659 अपॉन में प्रीवियस ईयर वैल्यू दैट इज 7651 इनटू में 100, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 915%, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैंने ये भी कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने भी पहले से कैलकुलेट करके तब आपको बताया, बट फॉर्मूला आपका ये लगेगा तो आप परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो,
ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें पूछा गया है, अमंग चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया which country has the largest contribution to the service sector to GDP? कि भाई किस कंट्री का, किस इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ऑप्शन ए है चाइना ओनली, ऑप्शन बी है इंडिया ओनली, ऑप्शन सी है पाकिस्तान ओनली और ऑप्शन डी है बोथ इंडिया एंड चाइना। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी पाकिस्तान ओनली, वो है ऑप्शन सी पाकिस्तान ओनली। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो है बेटा 57%, वो है 57%, जबकि इंडिया का है 54% और चाइना का है 52%। ठीक है, तो यानी सर्विस सेक्टर में का जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना में सबसे कम है तीनों कंट्रीज में और सबसे ज्यादा है पाकिस्तान का। राइट, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें पूछा गया है, जीएसटी एबोलिश्ड ऑल द डैश टैक्स लीव्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए है डायरेक्ट, ऑप्शन बी है इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। तो यहां पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीएसटी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। जीएसटी जब इंप्लीमेंट किया गया था तो उसमें क्या किया गया था, उस जीएसटी से पहले हमारे देश में बहुत सारे बेटा इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई होते थे। ठीक है, और उस पे कैस्केड भी लगता था। कैस्केड क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, जीएसटी के आने से क्या हुआ, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए। ठीक है, जैसे सीएसटी था, आपका वैट है, कुछ चीजों पे भी वैट है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है, कुछ चीजों पे है, एक दो या कुछ सिलेक्टेड चीजें जिन पे अभी भी ठीक है अपना वैट और एक्साइज ड्यूटीज लगता है। अदरवाइज बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सब मर्ज हो गए थे बेटा किसमें, जीएसटी में। ठीक है, मोटो था वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो यहां पे ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। पूछा गया है, मेंशन द स्टेट दैट हैज अचीव्ड प्रोस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर और एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जिसने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में प्रोस्पेरिटी अचीव की हुई है उस स्टेट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे के सारे। ठीक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये वो सारी स्टेट है जिन्होंने बेटा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों के प्रोडक्शन को प्रमोट किया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द मार्केट प्लेस फॉर सेल, ऑप्शन बी ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, ऑप्शन सी स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर सेल इन फ्यूचर, ऑप्शन डी क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर। ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये समझिए क्यों। देखिए, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है बेटा उसमें हार्वेस्टिंग से लेके माल सेल करने तक की पूरी प्रोसेस आती है, जिसमें ग्रेडिंग भी इंक्लूड है, स्टोरेज भी इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है। बट जो क्रेडिट टेकन है, ठीक है, ये आता है क्रेडिट वाले में। ठीक है, ये क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स में आता है, जिसका एग्रीकल्चर मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी इंश्योर द रिडक्शन इन द फीचर ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। स्टेटमेंट 2 दिया है, द बोरोइंग फ्रॉम
एसएचजी मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस बाय इट्स मेंबर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 is true and statement second is false, statement second is true and statement 1 is false। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्यों बेटा, अब ये समझिएगा। देखिए जो एसएचजी है बेसिकली इट वाज फॉर्म ओनली फॉर द पुअर फार्मर्स, जो गरीब लोग थे, ठीक है, जिनकी रीचेबिलिटी जो फॉर्मल सेक्टर है वहां क्रेडिट लेने की नहीं है। ठीक है, तो ये गैप को पूरा करता है, यानी वो लोग जो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं उनको एसएचजी के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोरोइंग फ्रॉम एसएचजी मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस बाय इट्स मेंबर। फिर बहुत से मेंबर, क्योंकि दे बिलोंग्स टू पुअर कैटेगरी, तो वो जो एसएचजी से बोरो करते हैं बेटा वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए भी बोरो करते हैं, यानी एसएचजी जो है उनकी कंजम्पशन नीड्स को भी फुलफिल करता है। इसलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर आया ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर बेटा, तो ये था हमारी आज की क्लास में इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।